अवेयरनेस ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जानकारी होगी। अमेजन से आप लोग मार्केटिंग करती हैं, फ्लिपकार्ट से, उस पर भी हम प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन इनपुट में डालते हैं और एक लिस्ट दे देता है प्राइस के साथ कंपेरिजन करके। वो भी गाइडेड था कहीं ना कहीं AI के मॉडल से, है कि नहीं? वो चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉपर डिस्कशन नहीं था। प्रॉपर डिस्कशन अब चालू हुआ है ना? कौन सी कहाँ बोले पकड़ एलेक्स का है, सही बताइए। ऐसो बढ़ा दे नहीं। और कहीं सर्च करके बताइए, कोई जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओपन AI का है, क्या है? ओपन AI का है ना? कंपनी का नाम होगा। हाँ, उसका मालिक कौन है? हाँ, सही बता रहे हैं। ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो अब इसमें कौन सा AI नहीं है ये हमें बताना है। आप बताइए, आपकी निगाह से कौन ऐसे 3 हैं जो कि AI नहीं होने चाहिए? मुझे किस चीज़ की नीड है, फॉर इंस्टेंस कि अगर मुझे एक सर्कमस्टांसेस हम उसको बताते हैं कि भाई मेरा ये घर है, मुझे ऐसा ऐसा मटेरियल यूज करना है, पर अगर मुझे कुछ चीज़ की कमी पड़ रही है तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूटिव प्रोग्राम नहीं है, मतलब वो एक एल्गोरिथम है। बहुत अच्छा। ये है कि कैलकुलेटर पे हम 2 × 2 का कमांड दिए, वो एक ही दे देगा, चाहे जितने ब्रांड के कैलकुलेटर हैं वो एक्सेल कैलकुलेशन देती है। 20 GB रैम, 1 GB जो है हार्ड डिस्क, और HDD क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूशन की एक लिस्ट देता है, एनालाइज करता है। तो ये आंसर और सॉल्यूशन में अंतर है। तो आपको क्या पसंद है और आप ऐप कब इस्तेमाल करते हैं? वे अनुमान लगाते हैं कि अगली बार आप क्या चाहेंगे। जितना ज़्यादा आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं उतना ही बेहतर वो हो जाता है। यही है AI सीखना, अनुमान लगाना और ज़्यादा स्मार्ट बनाना। क्लाउड, इंटरनेट, स्मार्ट और क्लाउड स्टोरेज जैसी चीज़ों ने हमारी बात करने का काम करने और जानकारी सहेजने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब स्वास्थ्य, पैसे और व्यापार जैसे इसके बारे में और कोई डिस्कस करें, कोई समझाए? हम यहाँ भगवान के कैबिन से बैठे हैं, तो ये डिजिटलाइजेशन का रोल होता है। हालांकि कहीं ना कहीं डिजास्टरस भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो खुद में एक इफेक्ट है कहीं ना कहीं। विश्लेषण करें और प्रभावी तकनीकी से आगे बढ़ें, गोपनीयता की रक्षा करें और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें। आपका डेटा आपकी कीमती है, आपका डेटा कीमती है। हमारी ऑनलाइन मौजूदगी आपके मूल्यों को क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, ये कहूँगा ज़्यादा, लेकिन तुम अगर स्टडी पे इन्वॉल्व हो मोबाइल के थ्रू तो सारा चीज़ तुम्हारे लिए उपयोगी है। तो हमेशा अपने बारे में निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि हम जो है नेट पे जो कुछ भी सर्चिंग कर रहे हैं जिसका समय स्क्रीन टाइम में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मतलब है कि बुरे तरीके उसमें से सामंजस्य डेवलप करना है। लेकिन क्या हम जो है उसमें सामंजस्य बना पा रहे हैं? ये टॉपिक है AI युग में सोशल मीडिया का प्रबंधन का मतलब होता है। मैं जहाँ हूँ कि जो है आपका जवाब सही है। ये संतुलन बनाए रखने में क्या ज़्यादातर यूथ जो है सफल हो पा रहे हैं, ये आप अपना बात बताइए। हाँ, बहुत मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे यूथ हैं जो अभी सोशल मीडिया के AI युग में सफल हो पा रहे हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत से अभी कंटेंट्स बना के काफ़ी आगे जा रहे हैं। और जैसे और साइबर अवेयरनेस को ले लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में, और कोई अवेयर करके काफ़ी अच्छा अपना मैनेजमेंट AI के सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है। और तो उसके अंदर हमारी उत्सुकता बढ़ती है, जैसे हम बुक पढ़ना रिड्यूस कर देते हैं, हमारी रीडिंग कम हो जाती है, राइटिंग स्किल्स बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे तो एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, और हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। वेरी गुड।
अगर हम जो है लेकिन हर समय एक नई चीज होती है, उसकी डिमांड हो जाती है कि भाई अभी 20 सेकंड का रील देखे, फिर एक नया रील देखे, फिर एक नया रील देखे। मतलब उसका जो माइंड है वो क्या करेगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 20 सेकंड के लिए रह जाएगा। मतलब क्या कि उसको हर समय एक नई एनर्जी, नई कंटेंट की आवश्यकता होती है। जिससे वो कह रहा है कि जो बुक रीडिंग कैपेबिलिटी है इंसान की, कि एक पेज पे कंसंट्रेशन करते हुए एक बुक को, एक टॉपिक को पढ़ते रहना कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो कंसंट्रेशन खत्म होती है। तो लोगों की क्या हो रही है, बुक रीडिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। लोगों की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन किसी चीज को समझने की, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की, वो खत्म हो रही है, जो कहीं ना कहीं एक यूथ को मिसलीड कर रहा होता है। और ये जो आम जो ऐप देखने को मिलता है कि 1 बिलियन डाउनलोड, मतलब 100 करोड़ डाउनलोड पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, अन्य कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो कि यूथ के कंसंट्रेशन को डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि माय भारत लीडरशिप बूट कैंप है, उसके साथ हार्टफुलनेस को भी जोड़ा गया। मतलब क्या कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ज्ञान दे रहा है, पर जो माइंडफुलनेस है, अभी जो प्रोग्राम कराया गया इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। मतलब क्या, आपके कंसंट्रेशन को 100% एक्यूमुलेट करके एक जगह पे लाना, जो कि क्या करता है कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने की भी बात कर रहा है, साथ इंटेलिजेंस को सिखाने की बात कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमें बैलेंस ऑफ थिंग्स की आवश्यकता है, क्योंकि यूथ क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, एजुकेशन की तरफ नहीं भाग रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि उनका सॉल्यूटिव अप्रोच खत्म हो रहा है, जो सुसाइड से रिजल्ट मिलते हैं और कई सारी चीजें हैं। वेरी काम पूरी कर पा रहे हैं, तो उसमें हम उनका नेतृत्व करें और हम उस कार्य को करें। लेकिन जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहेगा तो वो एक टीम वर्क नहीं कर सकते। और एक लीडरशिप का मतलब ये अपनी टीम की सहयोगिता और उसमें अपने पर्सपेक्टिव, हमारे अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रेस आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग को डिस्ट्रेस कर रही है। तो कहीं ना एक डाइट भी हो सकता है, डाइट, योगा और एक्सरसाइज से, और थोड़ा पॉजिटिव अपने आप को रखकर और कॉन्फिडेंस के द्वारा हम उस स्ट्रेस और टेंशन को दूर कर सकते हैं। आपकी बात चीज अच्छा कुछ इसका होगा। ये सब सिर्फ आपकी बात सुन के मैं कुछ नहीं होती, बात में बस मैं कहीं आवाज आ गई थी ना, चलती अपार खुशी की बात है कि आज माननीय विजयका जी के द्वारा दीपोत्सव किया जा रहा है। कल बच्ची आ जाओ, आ जाओ दो बच्चे, आ जाओ। हमारे विधायिका जी के पास समय का कुछ अभाव है, इसलिए विलंब न करते हुए मैं निवेदन करूंगा। पिक्चर भी अच्छी जाएगी। हमारे विधायिका महोदय का कहना है कि हम स्वर्ग में दीप जला देंगे, हम स्वर्ग में दीप जला देंगे, दुनिया को करके दिखा देंगे। अगर युवा शक्ति सहयोग करता रहे तो कैमूर को स्वर्ग बना देंगे। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मैं सुशील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और बहुत ही अच्छा आप जिले में काफ़ी जो नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसके जो इसका थीम है उसके आप सभी जितने यूथ है, युवा और युवतियाँ। अच्छा, और मैं आप लोगों के बीच आज मेरा पटना में मीटिंग भी है तो मुझे पहुंचना है 5 बजे तक, लेकिन चूँकि यूथ की बात है और तो मैं वहाँ पे सोचती हूँ कि जरूर जाना चाहिए। लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं और ये जो नेहरू युवा केंद्र का थीम है युवाओं के लिए, युवा संसद भी चल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो यंग बच्चे हैं किस तरह से पूरी तरह से अपने विकसित हो, उसके लिए ये डिपार्टमेंट है। विशेष रूप से खेल और युवा मंत्रालय के अधीन ये मंत्रालय आता है और इसमें है कि किस तरह उसको स्किल डेवलप किया जाए। उसी की तरह
तरफ से आज आप लोगों की प्रशिक्षण शिविर है, 3 दिनों का प्रशिक्षित किया जाएगा आप लोगों को। तो स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो आप लोगों को यही बस कहना चाहती हूँ कि जो भी यूथ है, कुछ कर गुजरने का ये उम्र होता है। आप ये ठानना चाहिए कि हाँ मैं उम्र थोड़ा युवा से उम्र पार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी आज भी एक स्टूडेंट के रूप में किसी चीज़ को चैलेंज के रूप में लेती हूँ। और मैं यही की लड़की हूँ, एक बात ये है कि मैं भगवान की लड़की हूँ, भगवान की मेरी कौनिया शादी हुई। लेकिन तो सोच लीजिए कि मैं इसलिए आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि देखिए मैं पॉलिटिक्स करती हूँ और कितनी पॉजिटिविटी के साथ और मन में ठान लेती हूँ कि नहीं मुझे करना है। किसी ने नहीं कहा कि अरे आप विधायक बनिएगा, अरे देखिए लगे रहिए, मिलेगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन कोई कहे या ना कहे, लेकिन मेरी जो थी डू एंड डाई मैंने किया, करो या मरो मतलब समझकर उस जगह चैलेंज लिया जाता है, रिस्क लिया जाता है। कुछ करने का जो उम्र है, ये वो उम्र है जिसमें ठाना जाता है कि मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ। जो लड़कियाँ हैं वो जिस दिन ये कहती हैं, जिस दिन आप व्यक्ति उस दिन कमजोर हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा, चलो तुमसे हो गया, हमसे तो होगा ही नहीं। ये कभी मैं आज भी मैं कभी भी अपने मन में ये नहीं कहती हूँ कोई भी चीज़ है मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। हाँ, व्हाई एम नॉट डूइंग मी, समझ रहे? टोटली अंडर एस्टिमेट पॉजिटिविटी के साथ, पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैंने कहा बन जाता है। जो पत्थर आप देखते हैं ना, लगा तो कंकड़ बन गया, वो चोट नहीं। तो इसका थीम देखिए, कविता के 2 शब्द जो लाइन लिखी गई उसका क्या अर्थ है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है, जो पत्थर चोट को सह जाता है वो शंकर बन जाता है। तो ये चीज की जरूरत होती है, कभी भी हौसले बुलंद रखिए। जो ये थीम है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें आप लोग आगे बढ़िए। कभी भी अपनी जो इकोनॉमिकली छोटे करके हो, घर कोई माता पिता, हर माता पिता अपनी सक्षमता के अनुसार उनकी परवरिश करते हैं, वो इन्वायरमेंट देते हैं। लेकिन बच्चे पर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं विधायक हूँ तो मेरे बच्चा एकदम बेटर करेगा ही करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, उसकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना अपना बेस्ट करना चाहता है। इसलिए आप लोगों का यही कहूँगी कि आप लोग यूथ हैं, आगे बढ़िए। लड़कियाँ गर्ल्स यहाँ पे हैं तो इन लोगों को कहूँगी आपको कि आपका कुछ कर गुजरने का उम्र है, और जो वक्त होता है, वक्त की टाइम की इम्पोर्टेंस को जरूर समझिए। ये वक्त बार बार नहीं आता है। ये वक्त जो है, अगर हमने 10th का या 12th का या एग्जामिनेशन की तैयारी कर, तो लिमिटेड टाइम है आपके पास। उस लिमिटेड टाइम में आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। फिर उसके बाद जब आप अब होते क्या, जब चुड़िया चुग गई थे, वो वाली कंडीशन हो जाएगी, अरे अगर मैंने उस समय किया होता ना तो ये मैं कर लेती। हाँ, अरे वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वो युवा क्या जो कुछ ठाने ना, वो युवा क्या जो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में रहे, वो युवती क्या जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत ना रखे। और भगवान की लड़की और भगवान के लड़के, भगवान की माँ मुंडेश्वरी की धरती है। और यहाँ के बच्चों, और मैं अगर तो सोचती तो मैं बोलती कि नहीं, मैं मेरे घर में तो कोई नेता नहीं है, और मैं जहाँ से आती हूँ सवाल ही नहीं उठता है कि कोई विधायक बन जाए। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमने पढ़ाई अच्छे से की है, मैं सन पॉल की प्रोडक्ट हूँ सासाराम से, मैं सन पॉल से पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन हमारे माँ बाप ने एक परवरिश में एक बात का जरूर रखा कि कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ, नहीं, ये मैं नहीं जानती। जेंडर की तो कभी फीलिंग की नहीं, और विधायक रहकर तो और फीलिंग नहीं है। विधायक में कभी नहीं सोचती हूँ मैं महिला हूँ, मैं नहीं, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि जो प्रशिक्षण आप लोग हो रहा है, ओवरऑल स्मार्ट पर्सनालिटी डेवलप करिए, स्मार्ट होइए, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें बेस्ट करिए। बाद में सोचा जाता है कि अब हम कुछ नहीं, जब उम्र पार हो जाता है तब कहते हैं कि चलो ये हो जाएगा। जब कुछ करने का उम्र है उसमें कुछ कर गुजरना चाहिए, ताकि सोसाइटी, आपके माता पिता, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको प्राउड फील करे। जब मैं विधानसभा में रहती हूँ तो विधानसभा में सोचती हूँ नहीं, 243 विधायकों में मुझे अपनी एक यूनिक छाप छोड़नी है, मुझे अपनी एक अलग छाप छोड़नी है। उसमें भी मैं कॉम्पिटिशन रखती हूँ कि मुझे अपने उसमें भी बेस्ट करना है। अगर नहीं होगा तो कहूँगी कि मैं विधायक तो बनी गई, अब क्या करने का जरूरत है? नहीं, ये जो मन में आ गया कि हाँ मुझे जो बनना था बन गया, अब तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जिस दिन ये आ जाएगा कि नहीं गिलास तो पूरा भर गया, नहीं अभी तो आधा ही भरा है,
अभी आधा पढ़ना बाकी है। ये चीज़ जब रखिएगा तो कुछ अच्छा करिए। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उज्ज्वल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा करिए और जो थीम है आप इस डिपार्टमेंट का उसमें आप लोग करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरी युवा केंद्र के पदाधिकारी सुशील जी भी यहाँ उपस्थित हैं और कहने का यह है कि टोटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक यूथ लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करना, सोसाइटी में किस तरह से सबको रखना, प्ले के खेल के माध्यम से डिसिप्लिन को करना। तो युवाओं को खासकर कैमूर जिले के युवा और युवतियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना मनोबल हाई रखें, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच। और बस युवा भी ताली नहीं, ये ताली सही हुई। और इसी बीच एक बात मैं कह दूं जो हमारी है, इसी अवस्था में आप अपने आप को बना लो या बिगाड़ दो, ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद। मैं प्रशिक्षक महोदय को मंच देता हूँ। कभी अंगर करते हैं, जब तक किसी पर कोई परेशानी आन पड़े तो लेकर ध्यान हथेली पर सदा तैयार रहते हैं। थोड़ा थका हुआ हूँ आज। कारण ये है कि एक महीने से हम लोग, मैं 3 जिला देखता हूँ, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद। स्वयंसेवकों का चयन करना था, उसमें लगा हूँ 1 महीने में। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, उनका इंटरव्यू लेना, फिर उनका ज्वाइनिंग कराना, उसी के घाटन बनाना। लेकिन जब आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग की ऊर्जा को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर में ऊर्जा आ जा रही है। और देखिए क्या है कि जो बच्चे पहले से इसमें जुड़े हुए हैं, कई सारे कार्यक्रमों में रहते हैं, वो जानते हैं कि तमाम तरीके के कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से, चाहे युवा उत्सव हो, पड़ोस का संसद हो, भाषण प्रतियोगिता हो, चलती रहती है। ये जो आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है 3 दिन का, ये कोई नया नहीं है। जब मैं शुरुआत में 2019 में जिले में आया था तो प्रशिक्षण पहले चला करता था। राम देवेश तिवारी जी गवाह हैं, ये लमसम हर कर्तव्य में 3 दिन तक बच्चों के साथ रहते थे, उनको मोटिवेट करते थे, हर एक्टिविटी शुरू कराते थे। क्या हुआ कि कोविड आ गया, उसके बाद से कार्यक्रम बंद हो गया था आवासीय प्रशिक्षण वाला। लेकिन उसका हमको बहुत इंतजार रहता था, क्योंकि कुछ एक्टिविटी देना है आप लोग का। आप लोग लग रहा है मैं तो जरूर बोलूँगा और हर जगह बोलता हूँ उसका बात को, कि देखिए अगर हम किसी को पैसा देंगे तो पैसा हम ले सकते हैं, लेकिन हम समय देंगे तो समय नहीं है। तो जब आप यहाँ अपना 3 दिन का समय व्यतीत कर रहे हैं तो उसको फ्रूटफुल बनाइए। आप यहाँ पे आए और यहाँ से जो सीख के गए, उन दोनों के बीच में आपका अंतर होना चाहिए। यहाँ से जो सीख के जाइए, हर जगह कुछ ना कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। अभी देखिए कितनी सारी एक्टिविटी है। पार्लियामेंट में आपको भाषण स्पीच देने को मिलेगा, आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप में आप उसमें टीम लीडर होगा, उसमें अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। IFIM वाला उसमें होगा कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, कोई एक पद पर रख के। बहुत सारे बच्चे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे या बीच में जो ट्रेनर महोदय पूछ रहे थे तो हिचकिचा रहे थे, कहते मुझे नहीं बोलना है, बगल वाले को बोलना, ये मत करें, समझे ना। चाहे इसमें AI डाल दिया जाए, सब कुछ डाल दिया जाए, इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद है आपके अंदर से। मैंने 3 दिनों में इंटरव्यू लिए, मैंने देखा कैमूर में, रोहतास में, जहानाबाद, मैंने देखा ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा है, PG किया हुआ बच्चा है, लेकिन वो अपने जिले के BDO हो चाहे DM हो, उनके पास जाके अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है। इतना पढ़ो लिखने के बाद ये झिझक क्यों है, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है। तो ये 3 दिन के मंच को आप इस्तेमाल करिए अच्छे से। शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हैं, जो क्लासेस खत्म हो जाने के माध्यम से। आपकी जो वीकनेस है, होता क्या है, मैं भी अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मैं जब शुरुआत में आया था इस जिले में, तो एक कार्यक्रम लगा था परमानपुर में, भगवानपुर में परमानपुर है, और मेरा वहाँ पे जाना हुआ। बहुत सारे अतिथि आए और बहुत सारे बच्चे थे फील्ड में।
अब जब मेरी बोलने की बारी आई तो जब मैं हाथ में माइक आया तो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। और देखिए ऐसा नहीं है, मैं अपने स्कूल टाइम में भी स्पीच देता था, डिबेट में भाग लेता था, है ना। डर सबके अंदर होता है, उस डर को ही खत्म करना है आपको। हमें किससे डरना है और क्यों डरना है? डर, बेइज्जती, अपमान से हम लोग को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है क्या, चाणक्य धनानंद ने निकाल दिया था, गांधी ट्रेन से फेंक दिया गया, अम्बेडकर की कितना अपमान किया गया, लेकिन वो बढ़े ना आगे। तो आप लोग को भी अपने अंदर से वो डर को निकालना है। कोई भी सवाल पूछा, अरे गलती आया आप बोलिए ना उसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वैसे तो मैं 3 दिन साथ में रहूँगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आप टू वे कम्युनिकेशन होगी। केवल ये है कि यहाँ से एक क्लास ले रहे हैं आप लोग, शांत हैं, आप लोग को भी बोलना है और अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है सभी का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, है ना। तो ये 3 दिन को फ्रूटफुल बनाइए, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, इन्हीं चल सकते हैं बढ़ने वाली लोकतंत्र कई देशों में लोकतंत्र पाठ्यक्रम से जो है वो हमारा पूंजीवादी और साम्यवादी खेलों में बट गया था। तो भारत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति में आया था, जिसे हम तीसरा दुनिया भी कहा जाता है कि ना हम पूंजीवादियों की तरफ रहेंगे और ना ही साम्यवादियों की तरफ रहेंगे। हमारा अपना एक अस्तित्व होगा जिसमें भारत में हमारा और कई सारे देश हैं। अभी उनको किसी की सलाह नहीं मानते हैं। ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी वो क्या है, वो धार्मिक गुरु है उस देश का और पूरा शासन उसके हाथ में पूरी तरह से उसका पालन करने वाला वो भारत है। तो हम लोग क्या करना है, फिर उसमें और मॉडिफाई करना है। वो तो हम लोग समझ गए, जान गए। अब हम वर्तमान परिवेश में बात करें तो आप लोग इससे सहमत है? वही 1920 में फॉर्मल रूप से भारत के नेताओं ने ये डेमोक्रेसी के बारे में सोचना शुरू किया और 1920 में 1930 के अधिवेशन जो हुआ था मिशन कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के पीछे क्या उद्देश्य था, जब उन्होंने देखा कि नहीं भारत के लोग मानेंगे नहीं तो उन्होंने एक परिकल्पना किया कि इनको एक ऐसे जाल में उलझा दिया जाए कि उसी में जो फूट डालो और रात को अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो असली से 7 चीजों की 1929 में हम लोग ये मान दिए थे कि हम लोग का भारत डोमिनियन हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब जाकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो उस समय अंग्रेज झांसा देने के लिए बोला कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो हम आप लोगों को डोमिनियन देंगे। उसी समय जवाहरलाल नेहरू हो गए और चित्ररंजन दास हो गए, भड़क उठे, बोले कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हम लोग 1929 में एक अधिवेशन में पारित कर चुके थे, इसीलिए प्रस्ताव का स्वीकार किया जाता है। तो कहने का मतलब कि एक दिन में नहीं हुआ, ये जब गांधी जी का पदार्पण हुआ हमारे देश में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति दूसरा बोली और सर से नहीं बोलना है, क्योंकि हम आप बताते तो और मजा आता और सहभागिता होगी, लगता कि हाँ इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट करें और तुरंत उसको काम करा 1947 को उनको स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन इसके पहले 1946 में ही ये प्रस्ताव भारत के नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया और इसके लिए एक क्या है, तुरंत मोबाइल खोलकर तो मिल ही जाएगा ना। ये जो कुछ भी ऐसा नहीं क्या जो आप लोग AI की बात कर रहे थे, कौन सी नई बात है, लेकिन मोबाइल फोन कर और एक हमारे जो अंदर सॉफ्टवेयर है उसमें से हम कितना अभी आप इंफॉर्मेशन अपने दिमाग वाला बता रहे हैं कि मोबाइल हमेशा को कलेक्ट करना और डिलीवर करना, यही है। बैंक के हाथ में रखिए, उसको रखिए, बैंक को इधर एकदम रिलैक्स रहिए। यहाँ कोई परीक्षा या पास परीक्षा है, भारत के लोगों को अचीव करना उसका एक उद्देश्य रहा है कि संविधान में जो लिखा गया है भारत के लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए जाने चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करना हम सारे भारतीयों का क्या कर्तव्य है। और दूसरी चीज अब इनको दीजिए, आप बताइए सर जो है ना उसी पॉइंट पर बोल रहे हैं, आगे नहीं, आगे जब इसमें तारीख जो आएगा जितना बात है। और भारत एक संघीय शासन है, इसमें भारत अगर देखा जाए तो राज्यों का संघ है। भारत कोई विशेष एक अभिव्यक्ति
नहीं बल्कि एक समूह से सम्मिलित है भारत। इसमें अखंडता बहुत बात है, जैसे कि राष्ट्रवादी में देखा जाए तो भारतीय प्रस्तावना की बात किया जाए तो हम भारत के लोग यानी कि जितने सारे आप भारत है तो विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इसलिए लोकतंत्र की अगर जननी का बात किया जाए तो संविधान के अगर मूलभूत अगर शब्दों में ये कहा जाए तो जनता ही सब कुछ है। और जब अगर प्रस्तावना में अगर कुछ और अग्रसर होकर देखा जाए तो उसमें समानता हो गया, अखंडता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, बहुत सारे ऐसे तत्व ले सकते हैं ना। इसके बारे में धन्यवाद। बैठिए, देखिए ये जो बता रहे हैं आगे की चीज बताते रहे, उनके पास बहुत अध्ययन है और उस अध्ययन को ये एक साथ जोड़कर डिलीवर कर रहा है। तो ये जो आपका समावेश है कि कुछ भाग ऐसा है कि जिसको हम या एक ही विषय पर कानून जिस पर इन दोनों का अधिकार है, वैसी स्थिति में क्या होता है जो कि सरकारों से उनको स्वतंत्र रखा गया है बहुत हद तक। आता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, जैसे कि कोई भी कानून बनाना पड़ता है तो संसद अगर केंद्रीय स्तर की बात किया जाए तो संसद में पेश किया जाता है। जब संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं वो कानून से एक्ट बन जाता है। लेकिन जब हम भारतीय अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो जैसे कि राम मंदिर का मामला हो गया, उसमें इसकी भूमिका केंद्र की है, लेकिन केंद्र ऐसे में डिसीजन नहीं ले पाती है कि जैसे कि अगर राम जन्मभूमि की बात हुआ जाए तो अगर केंद्र अगर डिसीजन लेगी तो चुनावी उसका गणना है, चुनावी समीकरण है, डगमगाया जा सकता है। कैसे कि कुछ जातियां उसका विरोध करेगी, कुछ धर्म समुदाय के लोग एग्रेसिव होंगे, तो उसके बदले में उसी को संशोधन करने के लिए, संतुलित करने के लिए 143 है, ताकि जैसे ही केंद्र पे कुछ दबाव पड़ता है तो सीधे न्यायपालिका पर थोप देती है, ताकि जब न्यायपालिका करेगी तो कोई भी धर्म या समुदाय या कोई व्यक्ति विशेष कोई उसका महत्व नहीं रह जाता है और उसी का फैसला सर्वमान्य रहता है। चलिए धन्यवाद। देखिए और ये बहुत हमसे ज़्यादा अच्छा है। एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एक हमारे कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। मतलब जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है कि भाई हम जो रिलीजन से कनेक्टेड ही रहेंगे, मतलब हम रिलीजन से दूर रहें, मतलब वो खुद ही धर्म से खुद को दूर करने की बात करते हैं। पर जो हमारा सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। मतलब हम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन की तरफ बायस नहीं। जो उनका स्टेट कॉन्सेप्शन कहता है कि भाई हमारा जो स्टेट का रीजन से कुछ नहीं लेना देना होता है, पर हमारा स्टेट का कॉन्सेप्शन कहता है कि भाई हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो खुद में एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो किसी एक पार्टिकुलर रीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, तो सारे को सपोर्ट करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। कोई सी बात नहीं। हमारे देश में जो डायरेक्ट चुनाव होता है जनता के द्वारा, उसमें कोई भी चुनाव में प्राथमिकता दी जाए। तो अभी एक व्यक्ति का हम देख रहे थे समाचार कि एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव हुआ है, वो शिक्षक ही थे और इतना क्रांतिकारी और देश सेवा में वो मग्न थे कि वहाँ के चूंकि केरल के वो रहने वाले हैं, उनका अलग अलग अपना एक अधिकार होता है और तीनों को करने वाले अलग अलग अधिकारी होते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको और बढ़ाइए, दीजिए उनको। ऐसे बांटा गया है इसको ग्राम रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो उसमें बांटा गया है सर, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम परिषद हो गया, और सर एक और है उसका हम ये बता सकते हैं ब्लॉक स्तर की है। हाँ ब्लॉक है सर, ब्लॉक समिति है। लाया जाए और पास कराया जाए तो उसकी कमी है कि नहीं। अब एक व्यक्ति अगर नीतीश कुमार लागू किए तो ये तो उनका लगता है कि बड़ी उपलब्धि है, ये तो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण बल्कि जाति विशेष नहीं होना चाहिए वर्तमान समय में, पहले की नहीं। वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति का आधार पर होना चाहिए, जो कि 113 संशोधन के तहत लागू हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 3 के तहत लागू है 10% आरक्षण। धन्यवाद। चुनाव को संचालन करने के लिए भारत डिजिटल और मजबूत बन रहा है, इसलिए हर युवा को यह सीखना जरूरी है। तीसरा, इससे आप धोखाधड़ी और इससे बच सकते हैं और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट्स इन सबों में कर सकते हैं और बड़े बड़े कंपनियों में भी लगा देते हैं। उनकी इक्विटी शेयर
शेयर्स, डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स, ये सबको हम लोग बाई कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंस है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या बताओगे? ये बोलूँगी कि आप लोग बैंक में जाइए और अपना पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकती हैं। जो महिला पढ़ी नहीं है उनको उनके लिए बता रही दोनों के बीच में भी एक उपाय है शेयर और क्या सर? दोनों के बीच में भी एक उपाय है शेयर डिबेंचर और बैंक के बीच में भी शेयर डिबेंचर के बारे में हालांकि वो भी रिस्की है पर एक लंबे समय के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसमें अगर लोगों मार्केट के बारे में सब कंपनियाँ हैं जिनका मतलब लॉस होने का कम चांस होता है, तो ऐसे लगा के वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। और कोई तो आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वो इसीलिए है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग उसमें जाएं। जो प्राइस होता है तो उसको सबसे पहले जमा कर लेता है 5 या 6 हज़ार रुपया और फिर उसको महीने में 2 या 3 हज़ार रुपया उसको बांट देता है, जो देने में आपको मतलब आसानी होती है। IT मॉल और उसमें मैंने जो फाइनेंस लिया है वो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस, हाँ। तो उसमें मैंने जैसे हमारे लैपटॉप का प्राइस है 47,000, तो उन्होंने क्या किया कि 47,000 को एक ऐसे मतलब एक बेस अमाउंट इसका डाला और उसको तो मुझे पहले देना होगा, फिर उसके साथ साथ मुझे फिर एक EMI की तरह मतलब हर मंथ के लिए मैंने बांध दिया इतने देने हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट उसमें जोड़ते गए जितना भी है, तो फाइनल जो है अपना कैलकुलेट की कितने दिन में मुझे देना है, उसमें आपको वो पर डे मतलब छोटा छोटा अमाउंट ऐड करके जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें छोटा छोटा अमाउंट ऐड करके हर महीने into 1 plus r के पावर n upon 1 plus r के पावर n minus 1। अब EMI के बारे में कोई एक लाइन में बता दे, 1 या 2 लाइन में ऐसा चाहिए। कोई तो लोन का लाएगा ना, EMI नहीं। तो ये एक साथ अगर चुनाव होती है तो इसमें अगर टीचर को भी येलो टीचर में लगा दिया जाता है, जिससे अगर छात्र पढ़ने वाले हैं तो उनका भी पढ़ाई नुकसान होता है, उनका भी भविष्य हमारा नुकसान होता है। ये जो सरकार की नियम है, अगर इसके तहत अगर चुनाव होती है तो हमारे लोगों के लिए बहुत ही समर्थक साबित होगी और हम इसको सपोर्ट करते हैं। और ऐसा अगर हो तो वाकई में संसाधन और समय की बचत के साथ और एक साथ चुनाव करा सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम लोग देखते हुए हम अपने से चुन सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए जितने भी हमारे नेतागण हैं सब वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग सुनते हैं। राष्ट्र के चुनाव, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है जहाँ हर महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जैसे कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, तो कभी नगर निगम का, तो कभी पंचायत का। इन सबों में बहुत से पैसे खर्च होते हैं, पैसे ही नहीं यहाँ तक कि समय भी बहुत खर्च होते हैं और सरकार विकास की जगह वो चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। अगर हमारे राष्ट्र में हमारे भारत देश में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाए तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे पहला तो हमारा समय बचेगा और दूसरा हमारा पैसे की बचत होगी। हर साल चुनाव में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और उसकी बचत होगी। तीसरा, प्रशासन और सुरक्षा बलों का दुरुपयोग नहीं होगा और चौथा, हम लोग विकास पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो मैं इसके समर्थन में हूँ। One nation, one election. जिसे बोलो, टाइम चल रहा है, बोलो। है टाइम, आराम से बोलो ना, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नहीं, कल वाला नहीं है। आसान है सब कुछ भी बोल। स्टार्ट चलिए, कोई बात नहीं। चलो उनके लिए जरूरत कोई काम नहीं।
तब बनेगा जहाँ रहते हैं, ठीक है। हमारे भारत में चुनाव होता है, हम किसे चुनते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, किसे चुनते हैं। हम थोड़ा शिक्षित हैं, अब किसे हम थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हैं कि कौन मतलब हमारे लिए बेस्ट है, कौन ज़्यादा है, कौन हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, कौन हमारे लिए बढ़िया मतलब कौन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन हमारा सहयोग कर सकता है, कौन हमारे मतलब आगे मतलब सहयोग साथ देगा, कौन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन क्या रहेगा। इससे हम थोड़ा जान सकते हैं, जान के हम उसको चुन सकते हैं या उसको हम चुनाव दे सकते हैं, उसी को हम चुन सकते हैं। करिए तब लगेगा कि आप लोग वास्तव में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ और मेरे साथियों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन एक ऐसी भारत की नीति है जिसको हम कॉम्बिनेशन यानी इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। भारत और अन्य देशों में चुनाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना कोई भी देश नहीं चल सकता है। जैसे भारत में कई प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत सभा भी होता है और इसे एक साथ करने में फायदा भी है और कई नेताओं को घाटा भी है। जैसे कई एक साथ करने पर भारत की वृद्धि भी हो सकती है और घाटा भी हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में एक बहुत जटिल निर्णय है। इसके तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ आयोजित करने का प्लान किया जा रहा है। इसको एक स्तरीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति उन्होंने इस बिंदु को रखा था, जिसके तहत वो होगा कि राज्य के या एक साथ जो पैसे अधिक खर्च हो जाते थे वो बचत होंगे, जो पैसे अधिक खर्च होंगे उसको और विकास के माध्यम में लगाया जा सकता है और समय के भी समय भी बचेगा और प्लस क्या समय भी बचेगा और जो समय जहाँ अधिक समय की ज़रूरत है वहाँ सरकार दे सकेगी अपना। और इसका नुकसान भी है कि एक समय पे ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन को लोड बढ़ भी सकता है। अतिथिगण का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर मैं कुछ चंद लाइनें बोलकर इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, भारत का उत्थान करें। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही विवादास्पद है। इस पर कभी ना खत्म करने वाली बहस तो की जा सकती है, लेकिन हमें इसकी विशेषताओं को उजागर कर लोगों को बताकर इसे धरती पर लागू करना है। महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब यातायात को सुगम बनाने के लिए हम एक राष्ट्र एक यातायात कर सकते हैं, कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एक राष्ट्र एक कर यानी GST लागू कर सकते हैं, तो देश के विकास एवं तरक्की के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों की चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन बदहाल जनता की किस्मत नहीं बदलती है। चुनावी प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता उसकी आवाज़ होती है, क्योंकि संप्रभुता जो होती है वो जनता के पास ही होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया न सिर्फ हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बल्कि प्रस्तावना में उल्लेखित
हमारे एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को भी सुनिश्चित करता है। अब मैं यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे के बारे में बताना चाहूँगी। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक होता है तो कुछ सकारात्मक होता है, लेकिन इसकी नकारात्मकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी विशेषताओं इसकी कमियों से ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी पहली बार नहीं है कि जब हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना की जा रही है। 1952 बहुत जरूरी है। इसमें जितना पैसा खर्च हो जाता है उतना बचाने के लिए डबल खर्चा करने से बढ़िया है कि एक ही खर्चे में उद्योग हो जाए और काम भी हो जाए। और जितना काम चलता है सरकारी संस्था से तो उसमें बहुत सारे गरीब लोग उसी पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनरेगा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं कि काम करते हैं तो फिर उनका रोजी रोजगार चलता है, और जब ये चुनाव होता है और आचार संहिता लागू होता है तो काम बंद हो जाता है, उन लोगों का फिर पेमेंट पैसा वैसा नहीं मिलता है तो फिर उसमें उन लोगों को बाधा आ जाता है। इससे बढ़िया है कि सरकार से निवेदन है कि दोनों को एक साथ करके और टाइम का भी बचत करें, पैसा की बचत करें, और मजदूर लोग को भी सहायता होगा कि काम बंद नहीं होगा, उनका रोजी रोजगार चलता रहे। विधानसभा का चुनाव होना ये आजकल सोच नहीं है, ये पहले भी 1951 से लेकर 1967 तक ये लागू किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक असुविधाओं की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। और वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ लाभ भी है, कुछ देखा जाए तो निगेटिव पॉइंट भी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का लाभ में सतत विकास तथा व्यय का कम खर्चा होना और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही है कि हमारे विधानसभा और लोकसभा में एक ही बार इलेक्शन कराया जाए। इससे हमें बहुत सारी बेनिफिट भी है और बहुत सारी हमें नेगेटिव इसकी बहुत सारी पॉइंट है। जैसे कि हम एक साथ इलेक्शन, जैसे कि पंजाब में इलेक्शन होते हैं, फिर 6 महीने बाद तमिलनाडु में, फिर और भी अलग स्टेट में होते हैं, जिससे कि हमारी सरकार की टाइम बचती है और वो नई कुछ स्किल्स या फिर कुछ नई चीज़ें नहीं ला पाते हैं। इससे और इसमें इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी मॉडल कोड लग जाते हैं, जिससे कि वो कोई भी नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं हमारे लिए और हमारे देश के लिए। इससे वो लोग की बहुत सारी टाइम भी चली जाती है और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन का यही मतलब है कि हमारी टाइम को बचाया जाए और जो टाइम बचता है और जो पैसे बचते हैं वो देश के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और इसकी बहुत सारी पॉइंट है, जैसे कि करोड़ों का खर्चा होता है इलेक्शन कैंपेन में, और जो प्रचार वगैरह होते हैं उसमें, और जो टाइम जैसे मंत्री लोगों की टाइम इसी चीज़ में चली जाती है, तो इससे वो लोग की टाइम बचती है। चुनाव आ गया, कुछ बदले नहीं हालात, फिर चुनाव आ गया। अफसरों की सीट है खाली और पर्चियां हैं बिखरी। अफसरों की सीट है खाली की पर्चियां हैं बिखरी कि न्यू बात चलने लगी कि फिर चुनाव आ गया। और महंगे चुनाव के बाद कुछ जागी थी उम्मीदें कि थाली में आई भात कि फिर चुनाव आ गया, फिर चुनाव आ गया। नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता, आप सभी को नमस्कार पे कुछ अपनी बातें रखने चाह रहा हूँ। तो 1998 और 1999 के बीच जब चुनाव लगातार होने लगी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि जब लोकतंत्र की धड़कन बहुत जल्दी धड़कने लगे तो समझ जाइए कि देश पे कोई गहरी विपत्ति आने वाली है। तो वो एक संकेत था वन नेशन वन इलेक्शन की प्रस्ताव रखने का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी के करंट समय में एक वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा है। तो हम एक आपके सामने एक परिस्थितियां तय करते हैं कि अगर हमें दिल्ली से मोहनिया अगर
6 घंटे के निर्धारित समय में तय करनी हो, तो हम तेजस वंदे भारत ऐसी ट्रेन चुनेंगे या एक ऐसी ट्रेन चुनेंगे कि हम जो हर एक स्टेशन पर रुकती हुई आती हो। तो हम आप जाहिर सी बात है कि आप तेजस और वंदे भारत ट्रेन तय करेंगे, तो हमारा 2047 का लक्ष्य काफ़ी दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। इसलिए हम एक ऐसे लोकतंत्र की पटरियों पर जाने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक विकसित भारत राष्ट्र बहुत जल्द समय में चुनाव को बाधा न करते हुए अपना विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर सके। तो और हम एक CMS के अनुसार के बात करें तो हमारे 1998 में 9,000 करोड़ रुपए की खर्च हुई थी और 1999 में 10,000 करोड़ रुपए की खर्च हुई थी चुनाव में, और 2004 और 2009 में बात करें और अंततः 2024 में जब हम बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए की पूरी चुनाव में खर्च हुई थी। और आगे आने वाले समय में ऐसे चुनाव में खर्चा बढ़ती रहेगी। तो हम दिन प्रतिदिन अपनी खर्चाएं चुनाव में जाहिर सी बात बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो उसे जैसे आज सरकार और युवा छात्रों के बीच सरकार की एक ही मांग है कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, एक कदम से भी चला जा सकता है, जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज इस देश में युवाओं की जितनी संख्या है, हम किसी भी मत को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और हम क्यों एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना बल दें, क्यों इस बात को हम मानने के लिए दूसरों को प्रेरित करें, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। और चुनाव के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। जब चुनाव से जब पैसे बचेंगे तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज जितने भी मेडिकल एपरेटस बनते हैं कहीं ना कहीं दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, तो उसके जो निर्माण होंगे वो हमारे देश में होंगे, और इससे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी ड्यूटी पे लग जाते हैं, तो उनका भी समय बचत होगा। और ठीक है, वो आज जितना बोलेंगे कल कैंसिल करें उसको। ठीक है, फिर आज सत्र यहाँ समाप्त करेंगे, और नीचे मेरे ख्याल से 2-3 रूम हैं और सब लड़के एडजस्ट करेंगे। शेष कम सुबह एक अच्छा लीडर वही है जो अच्छा कम्युनिकेशन की क्या कम्युनिकेशन मतलब वार्ता जोर से जब भी कुछ अच्छा हो तो लैंग्वेज से जो कर रहे हैं, मतलब कई बार घटनाक्रम हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट कम्युनिकेशन लिखा, हिंदी में लिखना है तो क्या लिखोगे? मेरा नाम सुमित मेहरोत्रा है। जोर से। मेरा नाम सुमित मेहरोत्रा है। हाँ। मैं सर अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स से अभी कर रहा क्यों तुम व्हाई डोंट यू? अरे अपने बारे में तुम बताओ कि किस लड़की से शादी करो, बोलो यार, जिससे प्यार करो बताओ। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है, दे आर मेन ब्रांच। वर्बल का क्या मतलब? जैसे हमने ये किया, इसका क्या मतलब? एक्सेलेंट। कम्युनिकेशन करते हैं वो वाले लोगों के अंदर सबसे पहले सर वो a kind of description that can help you to aware and that helps us to get to survive in this world, and that's why we have a domination. भोरिया गांव से भागले ही चली का होता तरी देखी जिला भर से 35 प्रतिभागी संजय वाटिका ऐलन आराम प्रवेश तिवारी दूसरा ना सबके बैग मिलल भानु विधायक डीवाईओ मिल कैले कार्यक्रम के उद्घाटन विधायक और डीवाईओ मिलके कैले उद्घाटन आ दीप जलल तो सब जिला के भाग जग जाई आ पता चलल कि आज के युवा 9 बजे तक छपाई। हंसे का फिर बुरा मत मने लो, मजा आ रहा है। अच्छा, छिटपुट घटना
राते कुछ घटना दुर्घटना भय रहे, कोई सीखे में मस्त, कोई सिखावे में मस्त, कोई सीखे में मस्त, कोई सिखावे में मस्त, कोई विषय पर चर्चा करावे में, कोई सच्चा अनुशासन दिखावे में मस्त। 11 गो लड़का अनुशासित मिलना सवेरे यहाँ के कन्या हम नहीं कहा, जो कि समय से आगे ला। कोई सच्चा अनुशासन दिखावे में मस्त, कोई लंबा लंबा शायरी सुनावे में मस्त, और ढेर प्रतिभागी के ये हाल रहते देखनी रात भर मच्छर हुलावे में। शिवारी के हाल मच्छर नीचे से ऊपर तक खावे में। अब आगे ये घटना दिवाइयों को हमने दिवाई थी, दिवाइयों एक प्रतिभागी लैट्रिन में बात हुआ के बाहर बोलाई ना, 6 बजे सुबह फोन आई, तिवारी जी सबके जगावा, आयोग अभ्यास के फोटो वीडियो सुबह बना लो। 4 बार दरवाजा पिटली, जानल के 4 बार दिखा गया, 4 बार दरवाजा पिटली, एको आवाज ना आई, आप फिर सुनो कि जल्दी से सुनो अगर कोई पॉइंट छूट रहा इन्होंने नहीं बोला तो आप बताना। तो नॉट कम्युनिकेटिंग, हिंदी में बताना, वार्तालाप, अच्छे से बात समझ उसको करनी आनी। विजडम, नॉलेज, वैल्यूएबल, लर्निंग एबिलिटी। वैल्यूएबल माने अपनी खुद की अपनी पहचान। ये अगर मैं कैसा हूँ वो वैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और सही बात है, कोई मेरी कॉपी करेगा मेरे जैसा हो पाएगा क्या? लीडर है देयर ओन ब्रांड, उसका खुद का अपना खुद की ब्रांड है। अगला है लर्निंग एबिलिटी और नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठ, बहुत अच्छा विषय। वो अपनी डिग्निटी है, मोदी जी को कोई खरीद सकता है क्या? यस, ही इज एब्सोल्युटली अलोन। ओके, वेरी वॉइस क्लैरिटी, वॉइस क्लैरिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड पॉजिटिव इंसाइट, कॉन्फिडेंस फॉर बस एक बार में जितना क्या श्री के दरबार में बहुत भीषण भीड़ लगा है, हम लोग को वहाँ घूमने जाना, दर्शन करने जाना। पहले ने क्या कहा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते माँ मुंडेश्वरी के दरबार में भीषण भीड़ लगी है, हम लोग को दरबार दर्शन करने जाना। उनमें अंतर है कि नहीं? तो मेले में जैसे पुआ पकवान मिलता है तो वही जैसे सावन का मेला लगा हुआ है तो उसमें पुआ पकवान मतलब ऐसा मतलब जैसे वो मतलब क्या कहते हैं गेस करते हैं जैसे कि वहाँ पुआ पकवान मिलेगा। सावन के सुहावन महीने में शिव शंभू का दर्शन करने के बाद ही पुआ पकवान खाएंगे। ताली बजाइए लोगों को। श्री देवी का प्रोग्राम देखने जाना है। आपको संदेहित करना है। मैं गया वहाँ पूरी जलेबी जम कर खाया, आनंद आया।
मजा गायब हो गया, पूरी अच्छे से ले जाना। मूड जाम चल रहा है, बच के जाना, खूबसूरत दुल्हन को लाना। सामने कोई व्यक्ति है जो कि श्रवण विकलांग है, और ये लीडरशिप बूट कैंप में हम कैसा एक नेता बन सकते हैं, कैसे एक लीडर बन सकते हैं, इसी की जानकारी हम लोग को दी जा रही है। तो जो सर ने अभी बताया, तो सेम एज एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी वहाँ भी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इसमें से भी कुछ लोग हैं इंक्लूडेड, जैसे विकास सेठ है और उसका है, और कुछ और जैसे भारत लोगों की ग्रुप है, उसमें एक उसके फाउंडर है और प्लस दूसरे को फाउंडर है। और ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिक्योर पार्क। जैसे कल आप लोगों को AI के माध्यम के बारे में बताया जा रहा था, उसी पे उस वो भी प्रोजेक्ट है जिसमें हम और विकास कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं उस पर। तो इसमें एक लीडर जिसको हम जैसे सपना देख रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा, तो वो एक लीडर की क्वालिटी नहीं है। यानी उसको पहले पहचानना है कि हु आई है, दूसरा ईमानदार है कि नहीं, वो अगर अपने ग्रुप के साथ काम करता है कि नहीं, अगला है क्लियर विजन। अगर हम उस प्लेटफॉर्म को, अगर उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी में लाभदायक है या नहीं है, हमारे युवाओं के लिए लाभदायक है या नहीं है, तो वो विजनरी के पॉइंट्स में आता है। जोरदार तालीम के लिए 15 से 16 क्वालिटी है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन का क्वालिटी होता है जैसे उसका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए और वो सबको इंगेज करके रख सके, और वो जो होना चाहिए उसकी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लैरिटी होना चाहिए कम्युनिकेशन में, एंड वो कंसाइज होना चाहिए। इतना लेंदी नहीं होना चाहिए कि वो समझ ही नहीं पाए कि वो लीडर कहना क्या चाह रहा है, टू द पॉइंट बोले, और वो उसका जो गेस्चर पोस्चर हो वो भी सही होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सामने वाले को समझा सके कि वो कहना क्या चाहता है। एंड वो पहली बात तो वो एक गुड लिसनर होना चाहिए, और जो वो सबकी बातों को सुने, समझे और उसको एनालाइज करके वो क्वालिटी है, एंड यू आर ए गुड स्पीकर इवन, राइट। इन चीज़ों को कल्टीवेट कि आज हमारे प्रतिभागी काफी पंजाब त्रिपाठी साहब जो प्रशिक्षक हैं, सभी आगंतुकों की तरह खाके कसम सर हर घड़ी करते हैं माननीय समझा, और जो चीज़ मैंने बताई है इसको अगर आपने 50% भी अपने अंदर लाइक है, यू आर गोइंग टू रॉक, यू आर गोइंग टू बी लीडर। ओके, थैंक यू। योगा क्यों नहीं आए? 6 बजे सोए थे सर। कुछ कमियाँ आई, वो तो सुधार किया जाएगा। हेलो, लेकिन नाश्ते पर तो सब जाएगा। अनुशासन हम लोग को मेंटेन करके रखना है ना। और अब सर ने बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दिया, और भारत है अलबेला, जनता कहे अपनी बात, एक राष्ट्र एक चुनाव, यही भारत की शैली। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के 14वें श्लोक में एक पंक्ति है जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। यह पंक्ति नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में दिया है कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र है, और मुंडे मुंडे मति भिन्ना कुंडे कुंडे नव जातो जातो नवाचारा नवा बड़ी मुखे मुखे, बल्कि हमारे समाज में बहुत सारे भिन्नताएं पाई जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव में बहुत काफी विवादास्पद है, लेकिन तब पर भी अगर हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो इसके सकारात्मक पहलू कुछ ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है कि पैसा का बचत होगा, और एक कहावत है कि जनता के पैसे का जितना हनन होगा समझिए कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। सेकंड हो गया कि समय का बचत, काला करोटी खाद्य, और थर्ड हो गया प्रशासनिक सुधार। यदि जैसे कि प्रशासन में हो गया कि शिक्षक भी हो जाएंगे, अगर
नकारात्मक पहलू भी है, जैसे कि स्थानीय मुद्दा का जो मुद्दा है वो विलुप्त हो सकता है, जो राज्य का जो स्वतंत्रता है उसका हिंसा हो जाता है। लेकिन दोनों को परिप्रेक्ष्यता के आधार पर इसमें संशोधन के माध्यम से दोनों को मैनेज किया जा सकता है। इसी पर अब्राहम लिंकन भी कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र में बार बार चुनाव होता है तो वहाँ की जनता की मानसिकता कुछ चेंज हो सकती है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र में अगर बार बार चुनाव होता है तो वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर किसी भी राष्ट्र के विकास को और तीव्र गति से बढ़ाना होगा तो वहाँ की आचार संहिता की पीढ़ियों को तोड़ना होगा। फिर अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग करवाते हैं तो इससे हमारे टाइम का भी बचत होता है और पैसे का बचत होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का इलेक्शन का पैसा है वो अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया अपने इलेक्शन में खर्च करता है। और ये है कि बार बार इलेक्शन से ये भी लोगों की उत्सुकता कम हो जाती है इलेक्शन के प्रति, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब अगले बार हम वोट देने जाएंगे, अगले बार वोट देंगे। लेकिन अगर एक बार होगा तो लोग पूरी तरह से निर्भर होकर अपनी क्षमताओं में जाके अपनी तरफ पूरी भागीदारी लेंगे और जाके वोट करेंगे। फिर ये भी होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये भी हम लोग को फायदा है कि मान चलिए अब बार बार इलेक्शन हो तो लोग बार बार प्रचार करने जा रहे हैं, उससे और पैसे की खर्च हो रहा है, वो पैसा भी बच जाएगा अगर एक बार इलेक्शन होगा। और फिर राजनीतिक दल जो प्रचार करने जाते हैं तो विकास का काम रुक जाता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए संसाधन जो प्रचार करवा जो कि जाके इलेक्शन करवाते हैं, इससे क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती जाती है, जिसके चलते यूनियन जो पार्टी है सेंटर पार्टी वो उनको दबा देती है। अगर एक बार इलेक्शन हो तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपनी पूरी दम लगा के उस चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे वो और उनकी सेंसिटिव बढ़ेगी और वो आगे आएंगे। क्यों उसके समर्थन में बोलना चाहिए, क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं उसके जो फायदे मतलब फायदे और उसके जो नकारात्मक मतलब सकारात्मक और नकारात्मक जो सकारात्मक बातें हैं वो ज़्यादा है और नकारात्मक कम है। जैसे हमारे समय और संसाधनों की बचत होगी और हमें क्या वो जो सेना है उस पर जो वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, और उसमें जैसे सेना में उन्हें बार बार तैनाती करनी होगी तो उससे हम लोग को बचेगा। और जैसे बार बार आचार संहिता लागू करना पड़ता है तो उसके चलते कई योजनाएं रुक जाती है, उसमें हम लोग को कई दिक्कतें झेलना पड़ती है, तो वो हट जाएगा एक तरह से माने तो। और लोग चाहेंगे तो एक ही साथ में 2 वोट देंगे, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका अर्थ है पूरे भारत देश में एक ही समय पे चुनाव करना है। इससे क्या होगा, बहुत सारे समय बचेंगे, धन जो भी लगता है उसका बचाव होगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी संशोधन है उसका बचाव होगा। इसके फायदे ये हैं कि जो भी प्रशासनों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उन्हें यह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके नुकसान ये है कि संविधान के कुछ नियम को बदलाव करना पड़ेगा। और एक राष्ट्र और एक इस पर इसका ये मतलब होता है कि जो पूरे देश में लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा का जब एक ही साथ चुनाव एक ही समय पर हो उसको हम वन नेशन और वन इलेक्शन कहते हैं। अभी तक ले भारत में इस पर अभी इसका चुनाव अभी नहीं होता है, यहाँ की इसका उद्देश्य यह है कि कम खर्च होता है और प्रशासनिक व्यवस्था का और उसमें कुछ उपाय होते हैं और इसमें आचार संहिता लागू करने के लिए किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती है और इसमें कभी वोट होने के लिए बार बार दोबारा किसी व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है। और इसका फायदा यह है कि क्या इसके एडवांटेज हैं, राइट? उसको आप अभी एक राष्ट्र एक चुनाव, यह प्रक्रिया हमारे देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभा को एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा है। और यह भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव किया गया था। और बीच में कुछ प्रशासनिक चुनावी माहौल में मत आगे बढ़ नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं बताना चाहता हूँ कि
राष्ट्रीय जितना भी चुनाव होता है तो चुनाव अलग अलग ना कराकर एक साथ कराया जाए, क्योंकि इस तरह जनता पर प्रभाव ना पड़ेगा और संसाधन बचेंगे, लोगों को यातायात सुविधा आसान हो जाएगी। आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन मानना। आज हम एक राष्ट्र और एक चुनाव एक मिशन है जिसके जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लगभग सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में इस पैनल का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी जितने भी लोकसभा एवं राज्यसभा में जितने भी चुनाव होते हैं वो एक समय पे कराया जाए। और इसके फायदे ये हैं कि हम विभिन्न तरह के इसमें कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इसको अगर एक साथ होता है तो हमें कई लाभ भी मिलते हैं, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। अगर और इसके नकारात्मक पहलू ये भी हैं कि अगर चुनाव जब होता है तो शिक्षक महोदय लोगों को ड्यूटी दिया जाता है, जिसमें अगर बार बार चुनाव होता है तो उनको कई बार ड्यूटी करने जाना होता है। अगर हमारा किंतु लेकिन ऐसा एक साथ कराते और मैं इस मत से सहमत हूँ, क्योंकि यदि हम चुनाव एक साथ कराते हैं तो जितने भी हमारे जो सेंट्रल से नियुक्त किए गए पदाधिकारी होते हैं उनकी भी ड्यूटी उनमें लगती है। और उसके बाद जितने भी शिक्षक होते हैं और कई भी मतलब जो पदाधिकारी होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है इसमें। अगर हम इस चुनाव को एक बार कराते हैं तो सब एक बार चुनाव करके अपने कार्य को संपूर्ण रूप से कर पाएंगे। उनको एक निश्चित समय अंतराल मिलेगा उनको अपने कार्य को करने के लिए। तो अगर हम देखें तो हम चाहें तो एक निश्चित समय पर अपने चुनाव को करा करके एक पूरे देश में एक जो सरकारी छुट्टी भी कर सकते हैं, जिससे जो यहाँ से पलायन कर चुके लोग होते हैं वो अपने भी राज्य में आकर के चुनाव दे करके 1-2 दिन अपना समय व्यतीत करके वापस भी जा सकते हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका में भी एक निश्चित दिवस अपना दिन किया गया है जो नवंबर के हर पहले मंगलवार को किया जाता है वहाँ पर चुनाव। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मैं इतना से सहमत। राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनावी खर्चे को कम करना, प्रशासनिक व्यवस्था को काम काज को कम करना, आचार संहिता को बार बार लागू होने से व्यवस्था है जो कि हमारे भारत देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे समझिए कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, जो इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे चुनाव प्रचार को लेकर सभी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों का जो ड्यूटी पड़ता है उसको रोकने के लिए और समझिए कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें इस कार्य पर काम करना चाहिए। और हमें सभी अपने लोगों को ये सब जानकारी देना चाहिए के ऊपर का। वोट देने का अधिकार 18 साल का। और कभी राज्य का चुनाव, कभी पंचायत, कभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव चल रहा होता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा होता है कि चुनाव नीति आयोग NCC
अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है, जिसकी वजह से नीति निर्माण की प्रक्रिया में विघ्न और विलंब आती रहेगी और नीतियों का ही निर्माण नहीं होगा तो परिस्थितियां कैसे बदलेंगी माननीय। और मैं इस सवाल इस सदन से पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आयोग है इस भिन्न स्तरीय चुनावी प्रक्रियाओं में से 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशन का निर्माण कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे देश के सुरक्षाकर्मी, सैन्य बल और शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। समझने की आवश्यकता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा होता है, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है युवाओं को शिक्षित करना, और एक शिक्षित युवा ही एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना योगदान दे सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में पलता है इतिहास हमारा, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। मान्यवर, मैं देश का निवासी हूं जहां 10 करोड़ से भी अत्यधिक लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहे होते हैं, और एक रिपोर्ट के अनुसार देखें मान्यवर तो 4500 करोड़ में हम एक राष्ट्र एक चुनाव को कंडक्ट करा सकते हैं, मगर इन भिन्न स्तरीय चुनावी प्रक्रियाओं में वैसे 19,500 करोड़ के लागत से चुनाव करा रहे होते हैं। अगर 15,000 करोड़ का अगर हम बचत अपने राष्ट्र के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र को उत्थान कर सकते हैं। मान्यवर, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। इन भिन्न स्तरीय चुनावी प्रक्रियाओं में वैसे राजनीतिक दल क्या कर रहे होते हैं, पूंजीपतियों से आर्थिक सहायता ले रहे होते हैं, और आर्थिक सहायता में आने के बाद यही सत्ता के ठेकेदार हमारे आम जनता के पैसों से कल्याण उन पूंजीवादी लोगों का कर रहे होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।